हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम देखने वाले हैं सीटेट बाल विकास अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि क्या होता? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। और विकास क्या होता है? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। वृद्धि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क हो गया, भाषा ज्ञान हो गया। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई। विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण जैसे हमारी हमारी लंबाई बढ़ती है तो हमारा भार बढ़ता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण जब हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना ही हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास हम चाहेंगे उतना ही होगा। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण जैसे हम भार, लंबाई को नाप सकते हैं। विकास हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए जब हम कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई और भार बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। परिपक्वता, मैच्योरेशन, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। विकास के आयाम। विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन होता है। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि के विषय में शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया: फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल इसमें मसल्स कम यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइटिंग हो गया,
कलरिंग हो गया, कटिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया, ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें मसल का ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। बाल विकास के सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जात के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए जैसे मानव हाथी विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्कोद्मुखी सेफलोकंडल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होता है वो बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख कहलाता है। कह सकते हैं विकास क्रमिक होता है। निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण की उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। विकास का पूर्वानुमान। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चे में एकीकरण गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथों पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चे का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज, किसी में कम होती है। बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के परिपक्वता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती हैं। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसेज। विकास कभी रेखीय नहीं होता मतलब यह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। विकास की अवस्थाएं,
स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रसव पूर्वावस्था, प्री नेटल स्टेज 9 महीने से 280 दिन तक। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है। शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता का अभाव, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 वर्ष। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। इस अवस्था में टॉय एज कहा जाता है। यह भाषार्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष। इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग के अवस्था कहा जाता है। इसे प्रारंभिक स्कूल का एज कहा जाता है। इसे गंती अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था गेम एज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली या समूह या गैंग अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल यूनिक पीरियड कहा जाता है। किशोरावस्था एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष तक। इस जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष तनाव आंधी तूफान उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। बुद्धि के बारे में इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। बुद्धि अनुकूल स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि के प्रकार है। ताड़ना है कि सब बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से अभिराज जो चीजें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष जिन चीजों देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। मैकेनिक कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि में दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि को द्वारा। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक और सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया था। सूत्र मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। बुद्धि और उसकी स्थिति 25 से कम है तो जड़ बुद्धि माना जाता है।
2549 के विध है मूढ़ बुद्धि माना जाता है। 90 से 109 समान बुद्धि माना जाता है। 110 से 119 है समान बुद्धि से ऊपर होता है। 120 से 129 से तीव्र बुद्धि होता है। 130 से 139 प्रखर बुद्धि होता है। 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली बुद्धि होता है। प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें आत्म क्षमता सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है। क्रिएटिव आइडियाज के होते हैं इनके पास। इनमें क्यूरियोसिटी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। बुद्धि के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक बुद्धि यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रमाण बिने ने किया था। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। द्विकारक बुद्धि टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व हैं सामान्य तत्व जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। विशिष्ट बुद्धि यस फैक्टर स्पेशलिटी यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। समूह तत्व कारक सिद्धांत। समूह तत्व कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में होती है। गार्डनर का बहुबुद्धित्व का सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं। शाब्दिक भाषाई बुद्धि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह वकील कवि पत्रकार आदि बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह अकाउंटेंट बैंकर साइंटिस्ट आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार चित्रकार आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो अभिनेता अभिनेत्री एथलीट डॉक्टर डांसर आदि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वो सिंगर इंटरटेनर आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि
इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अत्याधुनिक गुरु बनते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, न्यूरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। आलोचना, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। त्रि-आयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत में बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों में निर्मित है: विषय वस्तु, संक्रियाएं तथा उत्पाद। त्रिघटकीय सिद्धांत, ट्रायडिक थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रदान स्टर्नबर्न ने किया। स्टर्नबर्न ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा: अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपेरिएंटल इंटेलिजेंस। अनुभवात्मक बुद्धि या बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों के कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। घटकीय बुद्धि, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। इससे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसका अधिक से अधिक लाभ हो। व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना एक मानसिक क्रिया है। स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेजिंग करना। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता अगर वह मुक्तः स्वनिर्देशित हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग
प्रक्रियाएं शामिल हैं। अधिगम वक्र, जब अधिगम मात्रा प्रभाव क्षमता आदि को किसी माध्यम से आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता तथा अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र 4 प्रकार। सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। उन्नतोदर वक्र, एलिवेशन कर्व, इनमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उत्तम बिंदु पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। नतोदर अधिगम वक्र, इनमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है और बाद में धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। मिश्रित अधिगम, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरफ हो सकती है। यह वक्रों उन्नतोत्तर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है।